हम दोनों बस के पीछे वाली सीट पर अकेले बैठे थे। वह काफ़ी सुंदर और नौजवान थी। आधी रात को ठंड और भी ज़्यादा तेज़ हो गई और मैं चुपचाप उसकी चादर के अंदर चला गया। फिर जो हुआ, हमने पूरी रात, दिसंबर 2023 की आधी रात थी, बस अड्डे पर ठंडी हवा के झोंके चेहरे को चीरते हुए गुजर रहे थे। मैं टिकट लेकर बस में चढ़ा तो देखा ज्यादातर सीटें भरी हुई थीं। लोग अपने अपने कोट, शॉल और कंबलों में सिमटे हुए बैठे थे। बस के सबसे पीछे कोने वाली आखिरी सीट पर सिर्फ एक लड़की बैठी थी, सुंदर सी, खिड़की के पास। मैंने इधर उधर देखा, बाकी जगह भरी थी तो मैं वहीं पीछे चला गया। यह सीट खाली है? मैंने हल्के से पूछा। वह मेरी तरफ देखी, बड़ी बड़ी आंखें जिनमें नींद और ठंड दोनों का असर था। उसके चेहरे पर ऊनी टोपी और गले में मफलर था, लेकिन आधा चेहरा चादर में छुपा हुआ था। हाँ, बैठ जाइए, उसने धीरे से कहा। मैं बैठ गया और तुरंत महसूस हुआ कि बस के पीछे हवा थोड़ी और ठंडी लग रही थी। शीशों के किनारों से हल्की हल्की बर्फीली हवा अंदर घुस रही थी। लड़की ने मोटी ऊनी चादर में खुद को अच्छे से लपेट रखा था, बस चेहरा ही थोड़ा बाहर था। बस के चलते ही बाहर की लाइटें धुंध में गुम होने लगी थीं। अंदर हल्की सी पीली रोशनी थी जो पीछे तक आते आते मंद पड़ गई थी। मैं खिड़की से बाहर देख रहा था, लेकिन बर्फीली हवा कानों तक पहुंच रही थी। थोड़ी देर बाद मैंने उससे पूछा, ठंड बहुत लग रही है ना? वह हल्के से मुस्कुराई। हाँ, इसलिए तो यह चादर है, मैंने हंसकर कहा। भाग्यशाली हो तुम, मेरे पास तो सिर्फ जैकेट है। वह कुछ नहीं बोली, बस मफलर को और कसकर लपेट लिया। हम दोनों कुछ देर चुप रहे। बस के झटकों में कभी मेरा कंधा उसके कंधे से टकरा जाता तो वह हल्के से खिसक जाती, फिर वापस उसी जगह आ जाती। करीब 1 घंटे बाद वह खिड़की से सिर टिकाकर सो गई। बाहर धुंध गहरी हो चुकी थी और हवा और भी ठंडी हो गई थी। मेरी जैकेट अब ठंड रोकने में नाकाम थी, उंगलियां सुन्न हो रही थीं। मैंने देखा उसकी चादर के किनारे से थोड़ी गर्माहट बाहर आ रही थी, जैसे अंदर एक अलग ही मौसम हो। आधी रात के करीब ठंड इतनी बढ़ गई कि मैं और सह नहीं पाया। मैंने एक पल सोचा, कह दूं कि थोड़ा चादर दे दो, लेकिन वह गहरी नींद में थी। फिर जाने कैसे मैंने धीरे धीरे हाथ बढ़ाया और चादर का किनारा पकड़ा और धीरे से अपने ऊपर खींच लिया। जैसे ही मैंने चादर ओढ़ी, उसमें से हल्की सी महक आई, जैसे किसी ताज़े फूल की या शायद उसके बालों की खुशबू। मैं थोड़ा और सरक आया ताकि पूरा हिस्सा ढक जाए। अब हम इतने पास थे कि हमारे कंधे पूरी तरह छू रहे थे। वह नींद में जरा भी नहीं हिली। उसकी सांसों की गर्माहट अब मेरे गालों के पास महसूस हो रही थी। ठंड जैसे धीरे धीरे पीछे हट रही थी और उसकी जगह एक अजीब सी गुनगुनाहट आ रही थी। बस के झटके से उसका सिर मेरे कंधे पर आ टिक गया। मैं चुप रहा, बस उस पल को महसूस करता रहा। उसकी उंगलियां चादर के नीचे हल्के से हिलीं और शायद अनजाने में मेरे हाथ को छू गईं। वह छुअन बर्फीली रात में किसी अंगीठी की तरह थी। वह अब भी कुछ नहीं बोली और मैं भी चुप था, लेकिन उस चुप्पी में भी एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। ठंड, सफ़र और एक ही चादर के अंदर बसी गर्माहट के बीच बस रात के अंधेरे में सरकती जा रही थी। पीछे की सीट पर हल्की सी कंपन महसूस हो रही थी, शायद इंजन की गड़गड़ाहट और सड़क के झटकों का असर था। बाहर घुप अंधेरा था, बीच बीच में हेडलाइट की पीली किरणें धुंध को चीरने की कोशिश करतीं, लेकिन 2-3 मीटर से आगे कुछ दिखाई नहीं देता था। चादर के भीतर हल्की सी गर्माहट थी, लेकिन बाहर का मौसम लगातार इसे चुनौती दे रहा था। ठंडी हवा के झोंके हर बार बस के रुकने या मोड़ लेने पर और तेज लगने लगते। मैं चादर के भीतर थोड़ा और खिसक गया ताकि हवा का एक भी झोंका अंदर न आए। अब हम इतने करीब थे कि उसकी सांसों की लय मेरे कान के पास सुनाई दे रही थी। नींद में भी वह हर थोड़ी देर में हल्का सा हिलती और हर बार उसका सिर फिर मेरे कंधे पर लौट आता, जैसे वह जगह उसके लिए सबसे आरामदेह हो। मैंने अनजाने में अपनी हथेलियां रगड़ीं, शायद सुन्न हो चुकी उंगलियों में जान लाने के लिए। तभी उसकी उंगलियां हल्के से मेरी हथेली को छू गईं। मैं ठिठक गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस नींद में हाथ को वैसे ही छोड़ दिया। उसकी हथेलियां ठंडी थीं, लेकिन उस छुअन में एक अजीब सी सुकून भरी गर्मी थी। बस का ड्राइवर धीमे धीमे गाना गुनगुना रहा था, जो इंजन की आवाज़ में मिलकर बस एक धुन सा बन रहा था। बाकी यात्री गहरी नींद में थे। पीछे हम दोनों की दुनिया जैसे बस उस चादर के भीतर सिमट गई थी। कभी बस किसी गड्ढे से गुजरती तो हम एक दूसरे के करीब एकदम खींचे चले आते। उसके बालों की नमी मेरे गाल को छू जाती और चादर के भीतर उसका कंधा मेरे बाजू से ऐसा सट जाता जैसे हम बरसों से साथ सफ़र कर रहे हों। थोड़ी देर बाद उसने नींद में ही हल्का सा सिर उठाकर चादर को अपने चेहरे तक खींच लिया। उसकी आंखें आधी खुलीं। शायद उसने मुझे पास देखकर महसूस किया, लेकिन वह कुछ नहीं बोली, बस फिर से उसी तरह सिर टिकाकर सो गई। मैं सोच रहा था, यह सफ़र लंबा है, लेकिन यह रात उससे भी लंबी लग रही थी। ठंड के बीच एक अजनबी के साथ इस तरह की नज़दीकी, ये कुछ अलग ही एहसास था। चादर के भीतर कभी उसकी सांसें मेरे सीने से टकरातीं, कभी उसका हाथ हल्का सा हिलकर मेरे हाथ के ऊपर आ जाता। बाहर बर्फीली हवा थी, लेकिन अंदर जैसे किसी अंगीठी की आंच जल रही थी। हम दोनों चुप थे, लेकिन उस चुप्पी में न जाने कितनी बातें थीं,
जो आंखों से कह दी जा रही थीं, लेकिन होठों तक नहीं आ रही थीं। रात के करीब 2:30 के आसपास बस एक ढाबे पर रुकी। कंडक्टर ने ऊंची आवाज में कहा, चाय कॉफी, 15 मिनट का स्टॉप है। लेकिन हम दोनों ने चादर के भीतर ही रहना चुना। बाहर उतरना मतलब इस गर्माहट को खो देना था। बस फिर से चल पड़ी और अब सड़क और भी सुनसान थी। आसपास कोई रोशनी नहीं थी, सिर्फ बस के भीतर का पीला धुंधला उजाला था। धीरे धीरे मेरी आंखें भी भारी होने लगी थीं, लेकिन नींद में जाने से पहले मैंने महसूस किया उसका सिर अब पूरी तरह मेरे सीने पर था और उसके बालों की खुशबू उस चादर में भर गई थी। और फिर उस सफ़र में कुछ ऐसा हुआ जो सुबह होने पर भी मेरे जहन से नहीं गया। बस रात के सन्नाटे में धीमी रफ्तार से आगे बढ़ रही थी। इंजन की गड़गड़ाहट और सड़क के हल्के झटकों के बीच पीछे की सीट जैसे हमारी अपनी छोटी सी दुनिया बन चुकी थी। नैना का सिर अब पूरी तरह मेरे सीने पर था। उसके बालों की हल्की नमी और खुशबू मिलकर एक अजीब सी गर्माहट बना रही थी। मेरी सांसें धीरे धीरे उसकी सांसों के साथ ताल मिलाने लगीं। बाहर बर्फीली हवा थी, लेकिन चादर के भीतर जैसे समय रुक गया हो। उसका हाथ अब भी मेरे हाथ पर था, लेकिन शायद नींद में उसने अपनी उंगलियां हल्की सी हिलाईं और वह मेरे हाथ के बीच आकर रुक गईं। मेरी उंगलियों के बीच उसकी उंगलियों की ठंडक ने जैसे मेरे भीतर एक लहर सी दौड़ गई। मैंने अनजाने में उसकी उंगलियों को हल्के से थाम लिया और वह बस उतना ही करीब रह गई। न पीछे हटी न और पास आई। बस के झटकों में कभी उसका बदन थोड़ा मेरे बाजू से सट जाता, कभी उसका चेहरा मेरी जैकेट से। मैं हर बार खुद को संभालता, लेकिन इस नज़दीकी को नज़रअंदाज कर पाना मुश्किल था। करीब 3 बजे के आसपास सड़क और सुनसान हो गई। बस के बाहर गहरा अंधेरा और भीतर का पीला उजाला था। ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया बस हम दोनों और यह चादर हो। अचानक एक तीखा मोड़ आया और हम दोनों हल्के से एक दूसरे की तरफ खींच गए। उसका चेहरा अब मेरे गले के पास था और उसकी सांसों की गर्म लहर मेरी त्वचा को छू रही थी। मैंने देखा उसके होंठ हल्के से खुले थे और नींद में भी उसके चेहरे पर एक अजीब सी मासूमियत थी। मैंने एक पल को सोचा, क्या वह जाग रही है? लेकिन उसकी आंखें बंद थीं और उसकी पकड़ मेरे हाथ पर वैसे ही ढीली थी। फिर भी मुझे लगता था कि वह मेरी मौजूदगी महसूस कर रही है और शायद चाह रही है कि मैं दूर न जाऊं। चादर के भीतर हर सांस, हर हलचल का एहसास और गहरा हो रहा था। मेरे लिए यह सफ़र अब बस एक दूरी तय करना नहीं था। यह एक ऐसा लम्हा बन चुका था जो शायद कभी दोबारा न मिले। कभी कभी नींद में ही वह चादर को और कसकर खींच लेती, जैसे ठंड से बचने के साथ साथ मुझे भी अपने पास रख लेना चाहती हो। बाहर बर्फीली हवा थी, लेकिन इस छोटे से घेरे में एक अनकहा रिश्ता बन रहा था। और फिर शायद सुबह से 1 घंटा पहले कुछ ऐसा हुआ जिसने इस रात को हमेशा के लिए मेरी यादों में दर्ज कर दिया। सुबह से लगभग 1 घंटा पहले बस के भीतर हल्की सी हरकत हुई। ड्राइवर ने ब्रेक दबाया था। शायद किसी ढाबे या छोटी जगह पर बस रुकी थी, लेकिन बाकी यात्री गहरी नींद में थे। खिड़की से आती ठंडी हवा के झोंके ने नैना को हल्का सा हिला दिया। वह जैसे नींद और जाग के बीच थी। उसकी पलकें आधी खुलीं और उसने धीमे से मेरी तरफ देखा। उस नज़र में न नींद पूरी थी न होश पूरी तरह, बस एक कोमल सी पहचान थी कि मैं पास हूँ। उसने धीरे से चादर को अपने कंधे तक खींचा, लेकिन इस बार उसके हाथ ने मेरी जैकेट का किनारा भी पकड़ लिया, जैसे मुझे खींचकर और पास लाना चाहती हो। मेरे और उसके बीच अब कोई खाली जगह नहीं बची थी। उसकी सांसें अब सीधे मेरी गर्दन को छू रही थीं और हर सांस के साथ एक हल्की सी बुदबुदाहट और गर्माहट का एहसास हो रहा था। मैंने अपना सिर थोड़ा और झुकाया ताकि उसकी ठंडी उंगलियां चादर के भीतर मेरे हाथ को ढूंढ लें, और जैसे ही उन्होंने मुझे छुआ, नैना के होठों के कोने पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उसने धीमे से कहा, बहुत ठंड लग रही है। उसकी आवाज़ में नींद की मस्ती थी, लेकिन कहीं न कहीं एक अनकहा भरोसा भी था। मैंने बस हल्के से अपनी बाँह उसके कंधे के चारों ओर रख दी और उसने बिना कुछ कहे अपना सिर मेरे सीने से टिका लिया। बस की हल्की गड़गड़ाहट, बाहर का अंधेरा और यह सन्नाटा, जैसे वक्त वहीं ठहर गया था। मेरे कान के पास उसकी धीमी सांसें और कभी कभी उसके बालों का मेरे होंठों से लग जाना, यह सब मिलकर उस लम्हे को और गहरा बना रहे थे। फिर अचानक उसने अपनी आंखें खोलीं और सीधे मेरी तरफ देखा। कुछ सेकंड तक वह बस देखती रही, जैसे कुछ कहना चाह रही हो, पर शब्द न मिल रहे हों। फिर उसने धीरे से फुसफुसाया, सुबह होते ही शायद सब बदल जाएगा। उस एक लाइन ने मेरे भीतर अनगिनत सवाल जगा दिए, लेकिन मैं कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसने फिर से अपनी आंखें बंद कर लीं और चुपचाप मेरे सीने से लग गईं। मुझे नहीं पता था कि वह क्या कहना चाह रही थी, लेकिन मुझे पता था कि यह रात खत्म होने से पहले यह सफ़र हमें कहीं और ले जाने वाला है। सुबह की पहली किरणें बस की खिड़कियों से झांकने लगी थीं। बाहर हल्की सी धुंध फैली हुई थी। सड़क किनारे खेतों में ओस चमक रही थी। बस के अंदर यात्री एक एक करके खिंचाई करते हुए उठने लगे, लेकिन नैना अब भी मेरी बाहों में वैसी ही थी, मानो रात ने उसे अभी तक जाने न दिया हो। ड्राइवर ने ऐलान किया, 5 मिनट का स्टॉप है, चाय नाश्ता कर लो। मैंने धीरे से नैना को जगाने की कोशिश की। नैना उठो, बस रुकी है। उसने नींद में ही मेरे सीने से चेहरा हटाए बिना कहा, थोड़ी देर और, अच्छा लग रहा है।
उसकी यह बात सुनकर मेरे होंठों पर मुस्कान आ गई, लेकिन साथ ही दिल में एक हल्की सी धड़कन भी बढ़ी, क्योंकि रात में उसने जो कहा था सुबह होते ही शायद सब बदल जाएगा, वह याद आ गया। मैंने उसे धीरे से छोड़ा और दोनों नीचे उतर आए। ढाबे की चाय की खुशबू, सुबह की ठंडी हवा और दूर से आती ट्रक की गड़गड़ाहट सब मिलकर एक अजीब सी फीलिंग दे रहे थे। हम चाय पी रहे थे, लेकिन नैना का चेहरा कुछ बदला हुआ था। उसकी आंखों में वह हल्की सी शरारत और नरमी अब भी थी, मगर साथ में एक सोच का साया भी। मैंने धीरे से पूछा, सब ठीक है ना? वह कुछ पल चुप रही, फिर बोली, कभी कभी सफ़र में ऐसे मोड़ आते हैं जहां से वापसी मुश्किल हो जाती है। मैंने उसकी तरफ देखा और कहा, और अगर मैं कहूं कि मैं उस मोड़ तक चलना चाहता हूं? वह मुस्कुराई, लेकिन उस मुस्कान में एक अजीब सी गहराई थी। फिर उसने धीरे से कहा, शायद यह हमारी आखिरी बस यात्रा हो। इस तरह मेरे दिल में सवाल और तेज हो गए, लेकिन उसके लहजे में कुछ ऐसा था कि मैंने और नहीं पूछा। हम वापस बस में बैठे और अब दिन की रोशनी में उसके चेहरे को देखना अलग ही एहसास दे रहा था। रात की नज़दीकी अब भी हवा में थी, लेकिन सुबह की रोशनी में सब कुछ थोड़ा बदल गया था। नैना खिड़की से बाहर देख रही थी, लेकिन उसकी उंगलियां मेरी उंगलियों को ढूंढ रही थीं। मैंने उसका हाथ थाम लिया और वह बस चुपचाप पकड़े रही, मानो शब्द अब जरूरी नहीं थे। मुझे अब लगने लगा था कि यह सफ़र सिर्फ एक मंजिल तक पहुंचने का नहीं है, बल्कि किसी ऐसे सच के करीब जाने का है जो अब तक उसने मुझसे छुपा रखा है। बस शहर के बाहरी हिस्सों में दाखिल हो चुकी थी। बाहर के नज़ारे बदल गए थे। खेतों की जगह अब छोटी छोटी इमारतें थीं, दुकानों के शटर और सड़क पर भागते लोग दिखने लगे थे। हर गुजरते पल के साथ मेरे दिल की धड़कन थोड़ी तेज हो रही थी, और नैना, वह अब भी खामोश थी। खिड़की से बाहर देखते हुए मैंने धीरे से कहा, नैना, तुम कुछ कह क्यों नहीं रही? उसने मेरी तरफ देखा, फिर हल्की सी मुस्कान दी। कुछ बातें मंजिल पर ही समझ आती हैं। उसका यह कहना मेरे लिए आधा जवाब और आधा नया सवाल था। बस एक बड़े स्टैंड के पास जाकर धीमी हुई। ड्राइवर ने कहा, जो यात्री यहीं उतरना चाहते हैं उतर जाएं। नैना ने मेरा हाथ पकड़ा, हम यहीं उतरेंगे। मैं थोड़ा हैरान हुआ, पर तुम्हारा तो घर। उसने बात काट दी, बस चलो। हम भीड़ में से निकलते हुए बस से नीचे उतरे। सड़क पर ट्रॉली खींचते लोग, ठेलों से आती गर्म समोसे की खुशबू और दूर से आती किसी ट्रेन की सीटी, सब कुछ जैसे किसी फिल्म का सीन लग रहा था। लेकिन मेरा ध्यान सिर्फ नैना पर था। वह मुझे बिना कुछ कहे एक तंग सी गली की ओर ले जाने लगी। मैं उसके पीछे पीछे चल रहा था। मन में हजार सवाल थे, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। गली में हल्की सी नमी थी और दीवारों पर पुराने पोस्टर के टुकड़े चिपके हुए थे। आखिर वह एक छोटे से पर साफ सुथरे घर के सामने रुक गई। उसने दरवाज़ा खोला और बिना मुड़े अंदर चली गई। मैं भी अंदर गया। कमरा सादा था, लेकिन दीवार पर एक पुरानी फ्रेम में रखी तस्वीर ने मेरा ध्यान खींच लिया। उसमें नैना थी, लेकिन उसके साथ एक आदमी और एक छोटी सी लड़की भी थी। मैंने तस्वीर की तरफ इशारा किया, ये कौन है? नैना ने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में अब वह नरमी नहीं थी, बल्कि एक भारीपन था। वह बोली, यह मेरी जिंदगी का वह हिस्सा है जो मैंने किसी को नहीं बताया। मेरे होंठ सूखने लगे। मतलब? वह पास आई और लगभग फुसफुसाते हुए बोली, ये आदमी मेरा पति था। नैना की आवाज़ जैसे मेरे कानों में गूंजकर सीधे दिल तक उतर गई। ये आदमी मेरा पति था। मेरे पैरों के नीचे जमीन जैसे एक पल को थम गई। मैं तस्वीर की तरफ देख रहा था और दिमाग में सवालों का तूफान उठने लगा। था मतलब अब नहीं है? मैंने धीरे से पूछा। नैना ने गहरी सांस ली, फिर खिड़की की तरफ देखते हुए बोली, 4 साल पहले की बात है। हम खुश थे, या कम से कम मैं सोचती थी कि खुश हैं। मेरी एक छोटी सी बेटी थी, माया। सब कुछ ठीक था, लेकिन एक हादसे ने सब छीन लिया। उसके गले में रुकावट थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। एक रात सड़क पार करते वक्त एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। वहीं दोनों ने मेरी आंखों के सामने दम तोड़ दिया। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। आंसू नहीं थे, लेकिन उसकी आंखें जैसे बोल रही थीं कि वह कितनी बार यह कहानी अपने भीतर दबाकर जी चुकी है। मैंने पूछा, उसके बाद? वह धीमे से मुस्कुराई। उसके बाद मैं बस जिंदगी से भागने लगी। नए लोग, नई जगह, लेकिन दिल में वही दर्द। मैंने किसी को अपने पास आने ही नहीं दिया। उसने मेरी तरफ देखा, पर तुमसे बात करना, सफ़र में तुम्हारा साथ अजीब सा सुकून देता रहा। मेरे पास शब्द नहीं थे, बस एक भारी चुप्पी थी जिसमें हम दोनों की सांसों की आवाज़ भी साफ सुनाई दे रही थी। फिर उसने मेज़ पर रखा एक लिफाफा मेरी तरफ बढ़ाया। यह तुम्हारे लिए है। मैंने लिफाफा खोला। उसमें एक चिट्ठी और एक पुरानी ट्रेन की टिकट थी। टिकट पर तारीख वही थी जिस दिन हम पहली बार बस में मिले थे। चिट्ठी में लिखा था, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो शायद मैं तुम्हें अब तक सच बताने का साहस जुटा चुकी हूँ। मैंने तुम्हारे साथ सफ़र में यूं ही नहीं मिलने का फैसला किया था। मैं तुम्हें जानती थी, बहुत पहले से। तुम मेरे पिता के सबसे करीबी दोस्त के बेटे हो। एक बार तुम बचपन में हमारे घर आए थे और मेरे पिता ने तुम्हें अपनी बेटी की कसम देकर कहा था, अगर हम न रहे तो इसका ख्याल तुम रखना।
मैं बस यह देखना चाहती थी कि तुम उस कसम के काबिल हो भी या नहीं। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसकी तरफ देखा तो यह सब एक इत्तेफाक नहीं था। नैना ने सिर हिलाया। नहीं, यह एक इम्तिहान था और तुमने पास कर लिया। मेरे होंठ सूखे थे, लेकिन दिल में एक अजीब सा सुकून था, जैसे कोई अधूरा वादा पूरा हो गया हो। नैना ने धीरे से मेरे कंधे पर हाथ रखा। अब तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, माया की माँ ने तुम्हें अपना मान लिया है। मैंने बस हल्का सा सिर झुकाया और बाहर निकल आया। गली के मोड़ पर पहुंचकर मैंने आखिरी बार पीछे मुड़कर देखा। नैना दरवाजे पर खड़ी थी, मुस्कुराते हुए, जैसे कह रही हो, अब मैं अकेली नहीं हूं। और सच में वह अकेली नहीं थी, क्योंकि अब उसका दर्द, उसका भरोसा, दोनों मेरे हिस्से थे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं ताकि अगली अपडेट